भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, डर कर थर थर लगे कांपने पापी और ढोंगी। छा गए घर घर मोदी, गूंजता हर घर मोदी। मेरठ की कवित्री कोमल रस्तोगी की ये कविता मोदी जी पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक की एक संघर्ष भरे सफर की है। यह कहानी संघर्ष के आगे अटूट साहस की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आज़ाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। कहा जाता है कि आज़ाद भारत में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वह है नरेंद्र मोदी। हालांकि इनकी पर्सनैलिटी जितनी फेमस है, इनका राजनीतिक जीवन उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किलों से भरा पड़ा है। लेकिन इनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि जो इनको पसंद नहीं करते वह भी इनको नज़रअंदाज नहीं कर पाते। आखिर एक चाय वाले के रूप में शुरू हुआ जिंदगी का सफ़र उनको दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स की पोजीशन पर कैसे ले आया। एक सन्यासी बच्चा भारतीय राजनीति की सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंचा। आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी के जीवन के रोमांचक सफर से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दिन था 17 सितंबर साल 1950। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के महसाणा जिला के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लिया। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वह बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वह ट्रेन के डब्बे में जाकर चाय बेचा करते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों के साथ मिलने व बातचीत के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफ़ी अच्छी हो गई। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरे घरों में काम किया करती थी। बचपन में उनकी अपनी स्कूलिंग वडनगर से ही की। वह बड़े शौक से स्कूल जाते थे। हालांकि वह पढ़ाई में एक औसत छात्र थे। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत से भरपूर रहता था। वह बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहाँ मगरमच्छ का एक बच्चा मिला जिसको बहुत बहादुरी से उठाकर वह घर ले आए, लेकिन माँ के समझाने पर उन्होंने वापस उसे झील में छोड़ दिया। खैर, नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वह अक्सर खाली समय में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनका इतिहास पढ़ने का भी बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वह लाइब्रेरी जाकर कई साल पुरानी न्यूज़पेपर मांगकर पढ़ा करते थे। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया जब वह अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत देवी से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन वडनगर की एक शाखा में लक्ष्मण राव इनामदार, जिनको सब वकील साहब कहते थे, वह आरएसएस के लोगों को संबोधित करने वहां पहुंचे। उनके शब्दों से नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायर हुए। दोस्तों, इसी दौरान लगभग 13 साल की उम्र में उनकी यशोदा बहन के साथ शादी कर दी। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान सैनिकों के साथ उनका लगाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि वह वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन में चाय और खाना पहुंचाया करते थे। यानी उनमें छोटी सी उम्र से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। धीरे धीरे वह और भी ज़्यादा विचारशील होते गए। वह अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबों के बीच बिताने लगे। वह अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। साथ ही वह घर से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वह घर परिवार में उलझकर यह नहीं कर पाएंगे, इसलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। आगे जाकर उन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रखा। अनिकेत यानी जिसका कोई घर नहीं। खैर, घर से निकलकर वह सबसे पहले अपने आदर्श
स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन वहां उनको दीक्षा नहीं दी गई। असल में रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए एक उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, लेकिन मोदी जी इसके लिए योग्य नहीं थे। वहाँ के लोगों ने उसको खूब समझाया कि अभी उनकी उम्र अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने की है, इतनी कम उम्र में इतना कठिन जीवन ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था। तो उसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल उत्तर भारत में घूमते हुए गुजारे। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से अल्मोड़ा, उसके बाद केदारनाथ, फिर वहाँ से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वह गुजरात की ओर गई। 1969 के आसपास वह वडनगर में एक बार फिर वापस आई। उन्होंने कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैंटीन पर भी काम किया। इस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर में आना जाना लगा रहता था। वहां उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब से हुई और यहीं से उनकी आरएसएस की यात्रा की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब वकील साहब की नज़र नरेंद्र मोदी पर पड़ी तो उन्होंने बहुत सी खूबियां नोट की। वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहमदाबाद पहुंचकर वकील साहब ने आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर में मोदी जी के रहने के सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। 1971 में 18 साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और यहाँ उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। अब वह अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। इस समय उन्होंने गुजरात में अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसकी वजह से उनको लोगों के दुख दर्द की समझ बहुत अच्छे तरीके से होने लगी। आरएसएस में भी वह दिन रात लोगों के बीच जमकर मेहनत किया करते थे। मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना, ऑफिस की साफ सफाई करना, यह सब उनकी ही जिम्मेदारी थी। इस दौरान मोदी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस समय वकील साहब ने उनको अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि वकील साहब का मोदी जी की पर्सनालिटी को निखारने में बहुत बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी बताते हैं कि उन्होंने अपना ज़्यादातर समय वकील साहब के साथ ही बिताया। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मोदी जी का मार्गदर्शन किया। यह आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी बने। खैर, 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान जब आरएसएस जैसी संस्थाओं को बंद कर दिया गया, उस समय भी मोदी जी अपने काम से पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इस इमरजेंसी का विरोध करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसके बाद आरएसएस में उनका कद पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। 1978 में उनका आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइज बनाया गया। कुछ समय सूरत और वडोदरा में काम करने के बाद 1979 में उनको आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। दिल्ली से वह कुछ समय बाद एक बार फिर गुजरात वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष माँ गुजरात। इस बुक में उन्होंने गुजरात की राजनीति को बहुत गहराई से समझाया। 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएट भी ख़त्म किया। 1985 में आरएसएस ने उनकी कमिटमेंट और हार्डवर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इस दौरान वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बहुत करीब आए। पार्टी में काम करते वक्त वह उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में भी वाजपेयी जी की छवि साफ झलकती है। कुल मिलाकर मोदी जी जहां भी गए उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बीजेपी में भी कुछ समय ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। 1990 में उनको बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट किया गया। अपने इसी रोल के चलते 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भव्य रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया। सोमनाथ से लेकर मुंबई तक चली इस रथ यात्रा को मोदी जी ने आडवाणी के सारथी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात की स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रेटजी तैयार की। इसी के चलते 1995 में बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शन में बहुमत के साथ जीत हासिल की। अपने इस सहयोग के कारण मोदी जी 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गई।
यानी उनकी काबिलियत के बदौलत बीजेपी में भी उनका बहुत तेज़ी से कामयाबी हासिल हुई। दोस्तों उसके बाद मोदी जी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ आया 2001 में। 2001 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल को इस पोजीशन पर रिप्लेस किया। असल में केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों बहुत ख़राब रहती थी। ऐसे में इस पद के लिए अगर सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार कोई था तो वो थे केवल मोदी जी। इस दौरान गुजरात में एक घटना भी हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा कांड की। यह पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादित मोड़ रहा। विरोधियों ने इन दंगों को लेकर मोदी जी पर कई सवाल उठाए, लेकिन हाल ही में उनके और उनकी पार्टी को इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद वह 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। काम के तौर पर उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी, उसकी कल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से बूस्ट किया। 2014 में वाराणसी से पहले लोकसभा इलेक्शन लड़े। इन इलेक्शंस में उनका रिकॉर्ड विक्ट्री हाथ लगी। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी के चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने तक का सफ़र लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है। 2014 हो या 2019, पीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वह कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। देश का हर नागरिक उनका भाई और बहन है। उनका जो कुछ भी है वह सब कुछ उनके देशवासियों का है और अपने देश के नागरिकों के साथ उनका यह अटूट कनेक्शन आज भी उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। यह नरेंद्र मोदी पर लोगों का संपूर्ण विश्वास ही है, जिसकी वजह से 2014 और फिर 2019 में देश की जनता ने उन्हें वोट के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मत देकर विजय बनाया है। क्या 2024 में भी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हम उनके 8 साल की कार्यकाल पर नज़र डालें तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और देश के लिए ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनके बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। यह बात झुठलाई नहीं जा सकती कि पीएम मोदी ने हमेशा खुद को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर लीडर की तरह ही जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और केवल इंडिया ही नहीं, आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मोदी जी के साथ ऐसी इक्वेशन शेयर करते हैं जो शायद ही इंडिया के किसी पीएम के साथ शेयर की गई। जब भी वह किसी देश में किसी बड़े इवेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट और लोगों के बीच उनका जो क्रेज देखने को मिलता है वह उनके इसी यूनिक चरण का जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी ने इंडिया के डोमेस्टिक फाउंडेशन को मजबूत कर ग्लोबल स्टेज पर उसको एक इमर्जिंग सुपर पावर का दर्जा दिलाया है, जो आज हर भारतीयवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राम राम सा।